ओके सो हेलो एवरीवन। मैं रियासत अली, वेलकम टू रियासत अली मेंटरशिप। देखिए, आज जीएस प्रीलिम्स पेपर हुआ है सीएसई 2025 का। और जीएस वन पेपर की जहां तक बात करें तो अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है, पेपर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आया है, बहुत आसान भी नहीं आया है, बहुत मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट से थोड़ा जीएस की डिफिकल्ट की तरफ मूव करता हुआ पेपर है। जैसे पेपर 2020 21 22 में आए हुए हैं, कुछ सबका कॉम्बिनेशन मिला लिया जाए तो कुछ वैसा पेपर आया हुआ है। अभी मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का जीएस सेट बी मेरे पास है, जीएस पेपर वन का सेट बी मेरे पास है। इसके पहले 50 क्वेश्चन का काफी ऑथेंटिक मैनर में, काफी डीप एनालिसिस और सर्च करके आंसर की निकाला है। मैं आप लोग को बता देता हूँ। और जब पेपर रिमेनिंग 50 क्वेश्चन का अगले वीडियो में आप लोग को दूंगा आंसर की, तो वहां पर एनालिसिस करके बता दूंगा कि पेपर का एक्चुअल लेवल क्या था, किस एरिया से जितना कितना ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। अभी तक साइंस एंड टेक से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिला है। हर साल 9-10 क्वेश्चन आता था, इस बार 11 12 13 दिख रहा है। जियोग्राफी के अभी तक मुझे अच्छे क्वेश्चन दिखे हैं। तो चलिए पहले आप लोग को आंसर की डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को आंसर की जल्दी होगी। वीडियो 2 में इसके जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो वहां पर आप लोग को एनालिसिस दूंगा, राइट। तो चलिए आंसर की डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए लेट अस मूव। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सेट बी है मेरे पास, सीरीज बी है मेरे पास, जीएस पेपर वन का। ठीक है, सीएसई 2025 का ये सीरीज बी है मेरे पास, राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। ठीक है ना, व्हीकल्स की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, फुल बैटरी पूरी तरह से बैटरी वाला हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट। स्टेटमेंट टू, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, हाइड्रोजन से लेकर फ्यूल सेल से व्हीकल हो। और थर्ड है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाला, राइट, जिसमें दोनों है, राइट। फिर क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड एज द अल्टरनेटिव पावर ट्रेन। देखो, ये पावर ट्रेन तो काफी लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर अल्टरनेटिव पे जब जाओगे ना और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, देखो लॉजिक के मैंने काफी ढेर सारे सेशन करवाए थे आप लोग को, तो आई थिंक क्वेश्चन जरूर किए होगे। छह लॉजिक के सेशन करवाए थे, प्लस एक मैंने वीडियो अलग से बना कर दिया था, राइट। जब अल्टरनेटिव सोचोगे तो फिर ट्रेडिशनल क्या हुआ? ट्रेडिशनल व्हीकल वही ना हुआ जो पेट्रोल से, फ्यूल बेस्ड, डीजल बेस्ड चलती है, राइट। और उसके अलग ये देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल्स जो लेस पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्रिएट करते हैं, राइट। तो क्या हुआ, ये आंसर तीनों के तीनों सही, तीनों अल्टरनेटिव दिख रहा है, राइट। तीनों अल्टरनेटिव वे ऑफ द फ्यूल्स है, राइट। बैटरी है, राइट, बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल, यही लाया जा रहा है, इसका प्रमोशन हो रहा है कंट्री में, आपको पता ही है, राइट। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर अल्टरनेटिव एंड हेंस स्टेटमेंट शुड बी, आंसर शुड बी सी। ठीक है ना, डन। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि हल्का हल्का लॉजिक दूंगा, सो दैट आप लोग को जो हल्का फुल्का डाउट क्रिएट हो रहा होगा, नहीं सर मैं तो ये सोचा था, वो सब क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर और भी चाहते हो कि क्लियर एक्सप्लेनेशन, तो जो आपके डाउट होंगे इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं आप लोग को। 2022 23 24 में ऐसे 4 4 5 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और इस बार भी ऐसा क्वेश्चन है, राइट। विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ऑल नहीं पॉसिबल होता है, राइट। ऑल मतलब कुछ ऐसा होगा जो वर्टिकल लैंडिंग के लिए नहीं, स्पेशली कुछ पैरेलल के लिए कुछ बनाया गया होगा, राइट ना, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऑल टाइप यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड हर, ऑल टाइप नहीं, सब कर देंगे, बट एक दो ऐसे होंगे जो ऑटोमेशन से नहीं चलते होंगे, उसके लिए पावर करना पड़ता होगा, राइट। ये भी गलत हो गया। ऑल टाइप यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स, नो सर, ये भी गलत होगा, राइट। तो तीनों ये हर साल ऐसे 4 5 क्वेश्चन आते हैं, और खासकर साइंस एंड टेक में और इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, राइट ना। अभी दिखाऊंगा अगला क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, राइट। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन आर करेक्ट? नन कहीं लिखा है, डी, आंसर डी हो गया इसका, राइट। आंसर इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू बैटरीज। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा और हल्का सा लॉजिक बेस्ड है, राइट। एनसीईआरटी पढ़ के साइंटिफिक थोड़ा आइडिया लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कोबाल्ट, ग्राफीन, लिथियम, निकल, हाउ मेनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक अप द बैटरी कैथोड। तो देखो ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो, कैथोड और एनोड पढ़े होगे आप लोग, राइट। कैथोड एनोड पे नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसमें पॉजिटिव एलिमेंट होता है, राइट। ठीक है, ग्राफीन अगर आप लोग थोड़ा भी कुछ याद हो, देखो मुझे थोड़ा सा याद था, ये निगेटिव पे जाता है हमेशा, और ये तीनों पॉजिटिव पे आते हैं, कोबाल्ट, लिथियम, निकल, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 and 4, 1 3 4 दिया है, 1 2 3 होगा, ओनली 3, आंसर सी होगा इसका। ठीक है ना, ऐसा। देखो ये सब थोड़ा सा
यूपीएससी कोर्स में पता ना पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, बट साइंस सेंटर की बात करो तो कुछ आपको ना लॉजिक बेस्ड थोड़ा पुराना वाला पढ़ाई काम आता है, राइट ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 ये है सिगरेट बट। क्वेश्चन नंबर 4 सिगरेट बट, एनर्जी, आई ग्लास लेंस, कार टायर सॉरी, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स, किसमें किसमें प्लास्टिक होती है। अगर सिगरेट बट देखोगे ना तो लोग यहाँ पे गलती करोगे, नहीं नहीं ये तो बहुत, सिगरेट बट अगर देखोगे ना, अगर गांव के तालाब वालाब में देखोगे जहाँ पानी बारिश का बह के जाता है, तो सिगरेट बट उसमें तैरते हुए मिलेंगे काफी दिनों तक, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। या गांव में अगर घूरा देखा होगा ना, घूरा जहाँ जहाँ पे सारे वो घर के सबके लोग फेंका जाता है, या गाय भैंस के जो गोबर वहां फेंका जाता है, और फिर बाद में वो डिकम्पोज होकर वो बन जाता है, खाद बन जाता है, फिर खेतों में जाता है। तो मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मेरे मेरे खेत भी है, जब खुदाई होती है ना, जब 1.5 साल बाद 1 साल बाद जो गोबर खाद बन जाता है, ऑर्गेनिक खाद बन जाता है, तो उसको जब जाता है फेंकने के लिए खेतों में छिड़कने के लिए जाता है, जब खुदाई होती है तो ऑर्गेनिक ये बट मिलते रहते हैं, वो साल भर में डिकम्पोज नहीं होता, राइट, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है, इसलिए डिकम्पोजिशन होने में टाइम लगता है। बट के अलावा जो अलग पार्ट होता है, जो जिसका सिगरेट पीते हैं, जो मटेरियल होता है, वो जल्दी 4 दिन में के अंदर डिकम्पोज मिलेगा, अगर जमीन में गिरा हुआ है तो, जमीन में मिल गया, पानी गिर गया वहां पर, तो डिकम्पोज मिलेगा आपको, डिस्ट्रॉय मिलेगा, राइट। तो इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक कंटेन होता है। आई ग्लास लेंस, अब जो चश्मे है ना, जो जो आपका शीशे का होता है चश्मे का, आप देखते हो गिरने के बाद टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक कंटेंट मिलाया होता है, अदरवाइज जो शीशे का प्योर शीशे का होता है ना, प्योर ग्लास का होता है, टूट जाता है वो। तो ये लॉजिकल है, लॉजिक कुछ थोड़ा सा लगा, आप सोचो कि पढ़ा पढ़ाया मिल जाए तो शायद नहीं मिलेगा, दैट इज द थिंग। कार टायर में तो भाई प्लास्टिक होता ही होगा, राइट। इसको ऑल 3 हो गया आंसर, सी, इसका आंसर सी होगा, कंफर्म आंसर सी होगा इसका, कोई इसमें डाउट वगैरह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। अच्छा, किस इनको बनाने में कोल गैसिफिकेशन की यूज होता है, राइट। देखो ये मुझे हल्का सा आइडिया है, नाइट्रोग्लिसराइड होता है ना, जो नाइट्रेट ग्लिसरॉल से बनता है, ये तो नहीं होगा। बाकी यूरिया में तो कोल गैसिफिकेशन में ना अमोनिया से बनता है, अमोनिया तो निकलता ही होगा, तो यूरिया तो होगा ही होगा, राइट। इथेनॉल में भी होगा। 1 और 2, 1 और 3 होगा इसका आंसर, ओनली 2 यही होगा, राइट। नाइट्रेट नहीं होगा तो नन, तो ये भी नहीं, ऑल ऑफ देम भी नहीं होगा, और 1 भी नहीं होगा, ये बचा ऑप्शन, अगर लॉजिक भी लगाओ तो भी, राइट। तो आंसर भी होगा कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द what is the common characteristic of the chemical substance generally known as the C20, ये chemical substance है, right, these are chemical substances, ये और LLM which are sometime talk about the news। देखो ये मुझे भी नहीं पता है, मैंने अभी सर्च किया, ये एक्सप्लोसिव निकलते हैं, ये न्यूज का पढ़े हो तो करने वाला है, अदरवाइज टिक्का मारने वाला नहीं है, राइट। अगर आता है तो करोगे, नहीं आता तो लॉजिक वॉजिक इसमें कुछ नहीं मिल रहा था मेरे को, राइट। तो ये बेसिकली आता है या तो छोड़ने वाला क्वेश्चन, या लास्ट राउंड में कुछ जुगाड़ लगा करके जज करके मार सकते हो, राइट। तो ये है, इसका आंसर भी है, एक्सप्लोसिव है ये, राइट। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला, अगला क्या भैया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हम लोग अभी व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम सीरीज बी डिस्कस कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 का, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट माजोराना वन चिप, कोई भी चिप है, राइट, वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। जितने भी अब चिप बन रहे हैं, क्या थोड़ा भी लॉजिकल सोचो कि चिप क्या आ रहा है, शॉर्टर बनते जा रहे हैं, और क्वांटम बिल्कुल माइक्रो चिप बनते जा रहे हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट, छोटा चिप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इनसाइड देम, राइट ना। तो बिल्कुल लॉजिकल साइंटिफिक मैनर सोचोगे ना, ये आपको सही मिलेगा स्टेटमेंट। माजोराना वन चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेजन वेब सर्विस। देखो ये ना डाउटफुल होगा, किसी को शायद पता होगा, नहीं होगा, डाउटफुल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्चुअल बोलता है ना यूपीएससी, तो वो गलत होता है। सेकंड राउंड में स्टेटमेंट करने वाला था, एक्चुअली गलत, मैंने सर्च आउट किया तो मुझे गलत मिला, राइट, ये नहीं है। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग, बिल्कुल सही है भैया। मशीन लर्निंग करते करते नेक्स्ट लेवल पे वी हैव मूव द डीप लर्निंग, राइट, एंड डीप लर्निंग ये है। तो आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा, आंसर 1 और 3, इसका आंसर सी होगा, राइट ना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या भैया, चलिए देखते हैं। ओके, with reference to monoculture, monoclonal antibodies, right, often mentioned in the news, consider the following statement। देखो मोनोक्लोनल है, ये ध्यान है, ये वर्ड मोनोक्लोनल है, राइट, वन क्लोन, राइट, एंड एंटीबॉडीज, ये हो गया, राइट। अब देखते हैं क्या ये दोनों कीवर्ड है। दे आर मैन मेड,
प्रोटीन, थोड़ा डाउट है, रुकते हैं। दे स्टिमुलेट ये इनका काम ही होता है भैया। एंटीबॉडी ज्यादा आपका इम्यूनाइज करने के लिए आता है, बड़े बड़े बीमारियों से बचने के लिए, राइट ना। जैसे कैंसर हो गया या कोई बहुत मेजर इंटरनल ऐसे डिजीज होता है उसके लिए, राइट। ये तो सही होगा, राइट। फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक एंटीजन, राइट, दैट इज फाइन। दे आर यूज इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ द निपाह वायरस, राइट ना। निपाह वायरस या इबोला जब आया था ना उस टाइम 2013-14 में, तो ये न्यूज में था, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ये तो गलत होगा, राइट। बट ये मैन मेड ही है, क्योंकि ना ये जो मोनोक्लोनल है ये लैब में बनाया गया है, राइट ना। एंड दैट इज वाई दिस इज द मैन मेड, एंड ये होगा इसका ये निपाह वायरस हो गया, चाहे इबोला वायरस हो गया, राइट ना। ऐसे ऐसे बीमारियों में इसका इस टेक्नोलॉजी का ये यूज किया गया और ये न्यूज में था, राइट। तो आंसर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 है करेक्ट। 1 3 कहीं है, हाँ सी है, और इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। देखो ये भी ट्रिक्स टेक्निक वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन। नो वायरस ये कैसे भाई, बिल्कुल सर्वाइव कर सकता है, कुछ एक दो तो बचा होगा, जरूर सर्वाइव करेगा, राइट। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये बिल्कुल है, ये तो इन्वायरमेंट में कहीं पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन देखो वर्ड देखो, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है भाई, ऐसा नहीं, कोई ना कोई एक आध होगा जरूर डिस्टर्ब करता होगा, राइट। ऑल आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, नन। नन दिया है, आंसर डी होगा इसका। ये सब हर साल ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, जैसे पिछले नो यूएबी यूएवी, राइट, नो ऐसा, ये सब ऐसे स्ट्रीम ऑर्डर हर साल 3 4 5 क्वेश्चन फ्री में मिलते हैं आपको, बस कोटा पूरा करना होता है, राइट। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला देखें। ये थोड़ा छोटा आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ बिल्कुल छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको रीड करता हूँ अच्छे से, और ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। और ऐसे 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। और देखो मैंने बताया था ना आप लोग को कि शुरू के 10-15 क्वेश्चन में हेजिटेट नहीं करना है। अब देखो ऐसे 15 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो ये वाले हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन है 2 आसान है, बाकी सब थोड़े से साइंस सेंटर के जाओ तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं, राइट ना। तो इसे घबराना नहीं था, लेकिन पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलो मैं रीड करता हूँ। स्टेटमेंट 1, एक क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेटेड कार्बन है, किसकी बात कर रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन की बात कर रहा है, इज अ गुड एंड एन अल्टरनेटिव टूल कर रहा है। अल्टरनेट टूल है एक्टिवेट, किसी भी चीज को एक्टिवेट क्यों किया था, एक्टिवेटेड क्या नेचुरल कार्बन नहीं हो तो किसी पर्पज के लिए यूज किया होगा, थोड़ा भी लॉजिक लगा होगा, राइट। Activated tool to remove pollutant from the effluent stream and to remediate contaminants and the various industry। एक्चुअली ये ना वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है जनरली, और इंडस्ट्रीज के जो पोल्यूटेंट है उसके भी वेरियस लेवल पे किया जाता है, राइट। ये चीज है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट ए लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल। तो देखो ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है, और जो यहाँ पर है ना रिमूव पॉलिटेंट के लिए, और ये भी कह रहा है कि हैवी मेटल को वही पॉलिटेंट होता है, दोनों को करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो 2 है सही भी है, एंड स्टेटमेंट 1 को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट। तो ये सही भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट, डन। स्टेटमेंट 2 देखो, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। ये बात तो सही, इजिली हो सकता है, राइट। कार्बन है तो सिंथेसाइज होना पड़ता है, राइट। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में कहीं रिमूव पॉलिटेंट रिमूवल की कहीं भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज मिल रहा है, नो। दिस इज करेक्ट, बट इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ द पॉलिटेंट, राइट। तो ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट वन ऑफ देम इज द एक्सप्लेनिंग द इसको, ठीक है ना। ये वन एंड बोथ आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट, बोथ ऑफ नहीं, ये नहीं हुआ, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट, ये सही होगा, इसका आंसर भी होगा। क्लियर हो गया ना, डन। ये काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, अभी एक्सपीरियंस में देखो अभी 5 क्वेश्चन और है, मैं अभी करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रिक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 11th है, स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन। अगर नहीं पढ़े डेटा तो पता होता नहीं सबको, नहीं हमको भी पता नहीं होता, नहीं, राइट। इतना एग्जैक्टनेस तो पता नहीं होगा 5 है कि 6 है कि 7 है। बट देखो कार्बन सीमेंट इंडस्ट्री में ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, पॉलिटेंट निकलता है, राइट। इवन जो डस्ट भी निकलता है ना, एवरीथिंग, राइट, ऑल काइंड ऑफ गैस निकलता है, राइट। 5% तो ज्यादा ही होगा, राइट।
लेकिन अभी मैंने सर्च भी किया तो ये 8-9% है, राइट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसमें घबराने की बात है। अब इस देखते हैं कि ये वाले इसको सही है और एक्सप्लेन करते हैं कि, राइट ना। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विथ लाइम स्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये तो बिल्कुल है, क्ले और ये लाइम स्टोन किया था, और लाइम स्टोन से बाद में लाइम बनता है। आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा एनसीईआरटी वगैरह, साइंस एंड टेक, तो लाइम स्टोन से जब मिलता है तो लाइम बनता है, राइट। और जब लाइम बनता है तो कार्बन निकलता है। ये पता होना चाहिए, राइट। ये बहुत कॉमन नॉलेज है, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करने की जरूरत है। बट ये स्टेटमेंट सही है, मिक्स किया जाता है, बट इसमें तो कहीं भी लिख रहा है कि कहीं कार्बन एमिशन की बात हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात। ये स्टेटमेंट ना कार्बन इमिशन की बात नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट थर्ड देखो, लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इन, देखो मैंने बोला लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो जब लाइम स्टोन से जब लाइम बनता है ना, तो यहाँ पे कार्बन इमिशन होता है। तो ये चीज हो गया है, ये सही भी है, और इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, राइट। और इसमें से कोई एक क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो देखते हैं, ये तो वो तो है नहीं, ओनली वन ऑफ देम इज एक्सप्लेनिंग, राइट। इसका आंसर बी होगा। क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिसर्च करके अच्छे से, तो रात में टाइम रहेगा कल तक, तो मैं बढ़िया से रिसर्च करके उसका आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन ये है और आंसर इधर है। Consider the following statement. At the 28th United Nations Climate Change Conference COP28, India refrained signing the Declaration on the Climate and Health. इस पे तो बहुत न्यूज चल रहा था, बहुत ज्यादा न्यूज चल रहा था, राइट ना, लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो है, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, COP21 declare on the climate and health is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector। आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ोगे ना और इसको मानोगे तो लगेगा इंडिया साइन इसलिए नहीं किया होगा, और ये भी सही है। नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग होता तो आज के डेट में ना लोग नहीं करेंगे, काफी डेवलपिंग, कोई डेवलपिंग कंट्री नहीं करेगा, राइट। ये वॉलेंटरी है, ये क्या है, वॉलेंटरी है, राइट ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपको तो आंसर वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको देखना होगा, इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर, देखा इफ बोला है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ, इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज द resilience of its health sector care system may be compromised। देखो मे भी लिखा है, आपको लगेगा सही है, लेकिन देखो ना इसका अल्टरनेट हमारे पास तमाम चीजें, एनर्जी इफिशिएंसी को मिनिमाइज, कार्बोनेशन को मिनिमाइज करने के लिए तमाम हमारे टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो रहे हैं। में लिखा है लेकिन होगा नहीं, राइट। इतना ज्यादा, इतना बड़ा सेक्टर है, रेजिलियंस होने के चांसेस नहीं है, राइट ना। तो ये आंसर सही होगा स्टेटमेंट, राइट ना। इफ लिखा है तो इफ एम्बेडेड मे और मे नॉट भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होते जा रहे हैं, राइट ना। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है। और जितने टेक्नोलॉजी आ रहे हैं एआई बेस्ड हेल्थ सेक्टर में, आपने मेंस में लास्ट 2023 में क्वेश्चन आया था, ये सारे चीजें जो टूल्स यूज हो रहा है, तो क्या कार्बोनेशन, कार्बन नहीं कम होगा ये, तो क्या इसका मतलब थोड़ी कि हेल्थ सेक्टर हमारा वो हो जाएगा, रेजिलियंस कम हो जाएगा और संभाल नहीं पाएगा, राइट। ये चीज, तो स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है ना। तो ये तो गलत है भाई, सही। तो ये जो गलत है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड वन एक्सप्लेनिंग नाइदर स्टेटमेंट, तो ये एक सही है ये, राइट। तो ये क्या होगा, आंसर ये होगा ना, नाइदर स्टेटमेंट 2 and 3। ये तो दोनों नहीं है, एक तो सही है ना, थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों वैसे एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा आंसर सी होगा इसका। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा, राइट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे काम हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट शिफ्ट इन शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ये तो न्यूज में आप लोग बहुत कई 3-4 साल न्यूज में है कि एक्सिस पे इंडिया का हल्का सा शिफ्ट हुआ है, राइट ना, न्यूज मिला होगा आपको। अब आगे देखते हैं, स्टेटमेंट 2 कहता है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन bombarded the earth outermost atmosphere with tremendous amount of energy। ये तो सदियों से होता आ रहा है, अभी भी कर रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि अभी हो गया है। अगर इतना होता है, इसकी ये दिस इज द ओनली रीजन, अगर होता है ऐसा कुछ, या मे बी वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेन रीजन होता, तो इंडिया का, अरे इंडिया ने, वो अर्थ का एक्सिस बहुत पहले और कुछ हो चुका होता, कुछ हिस्ट्री मिलती पढ़ने में, राइट ना। बट ऐसा नहीं है,
ये करेक्ट है, ये बिल्कुल अभी भी होता है, इसका कोरोनल मास का हमेशा बॉडमेंट होता रहता है अर्थ पे, बट ये दिस इज द नॉट रीजन कि उसको ऐसा होता नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। इसको पढ़ो, एज द अर्थ पोलर आइस मेटल्स मेल्ट्स द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ये रिसर्च पेपर का है आर्टिकल, राइट ना, रिसर्च पेपर में निकला हुआ है, रिसर्च में पाया गया है, नासा के रिसर्च में और किसी एक दो रिसर्च में, कि उधर जो जो पोल से है ना, इक्वेटर की तरफ पानी जो हो जा रहा है ओशंस में और जो समुद्र में और मेल्ट होके आ रहा है इधर ना, तो वो दैट इज द रीजन कि वो जो है आपका इसका एक्सिस में ये शिफ्ट हो रहा है, राइट ना। ये रीजन नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट सही है। अगर ये रीजन होता था, इंडिया का मतलब हिस्ट्री कुछ और, साइंस में एक्सिस को लेकर के कुछ और हिस्ट्री अब तक किताबों में मिल गया होता, हम लोग ट्रेडिशनल के तौर पर पढ़ता है उसको, बहुत पहले से आ रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत दिनों से काम कर रहा है, पिछले एटलीस्ट 200 300 साल से बहुत अच्छा दे आर ग्रोइंग, राइट। तो ये वजह नहीं है, वजह ये एक्चुअली, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, बोथ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर करेक्ट एंड ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, राइट। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे होगा, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट टू, नहीं दोनों सही है ना, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट चेंज, climate change is frequently discussed in the global discussion on sustainable development and climate, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, भैया ये तो, ये आर्टिकल 6 बोलता है कि 7 बोलता है, जरूरत नहीं है, इसको तो कार्बन मार्केट सेट करता है, इसको एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा कि 6 से कोई मतलब नहीं है, हमको इधर वाले कंटेंट पे फोकस रखना, राइट ना। बिल्कुल कार्बन मार्केट की करता है, और नॉन कार्बन मार्केट के लिए भी सेटिंग करता है, राइट, बात करता है। Article 6 of the Paris Climate Agreement change climate change intend to promote inter-country non-market strategies to reach their climate target, दोनों स्टेटमेंट टारगेट की बात करते हैं, और यहाँ पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बोथ आर एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, राइट। और दोनों कार्बन मार्केट की बात कर रहे हैं, कार्बन मार्केट में होता क्या है, कार्बन प्रोडक्शन कम करने के लिए खरीद बेच, राइट, ऑल दिस थिंग्स, एंड both the carbon और नॉन कार्बन टू अचीव देयर क्लाइमेट टारगेट, तो क्लाइमेट टारगेट क्या है इस एग्रीमेंट का, कि उसको मिनिमाइज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना, राइट। तो दोनों ही सही है, बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, चलिए नाउ अगला 16, 16 है, which one of the following launched the nature solution finance hub for Asia and Pacific, for Asia and Pacific। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम ही होता है एशिया में डेवलपमेंटल काम करना, राइट ना। बाकी इनका है, लेकिन इनका अलग है, जो क्या करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इसका नाम ही एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो ये तो होना नहीं है, राइट। इन दोनों में अगर डाउट था ना, तो लास्ट में अगर आपको डाउट तो ये मारना, हालांकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर ही होगा। नेक्स्ट चलिए अगला है, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर, थोड़ा ये न्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट एयर कैप्चर को, an emerging technology which is the following is are correct, it can be used as a way for carbon sequestration, बिल्कुल सही बात है ये, it the can be लिखा, right, it can be a valuable approach for plastic production and food processing, बिल्कुल सही बात है। in aviation it can be a source of carbon for कंबाइनिंग विद द हाइड्रोजन टू क्रिएट, ये बहुत लंबी हाई की बात कर दी, राइट। कैन भी तो बोला, लेकिन बहुत एक्सट्रीम ज्यादा बात बोल देगी, जितना करने वाले में प्लेन में ना एविएशन में आग लग जाएगा, समझे ना। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 होना चाहिए, आई थिंक ए, इसका आंसर ए होना चाहिए, है भी होना चाहिए, मैंने रिसर्च किया और दिस इज द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, रिगार्डिंग पिकॉक, देखो ये स्पीसीज वाले में पढ़ने वाली चीज, ये न्यूज में था, तमिलनाडु में जब ये पाया गया था ना, तो तभी न्यूज में था लास्ट ईयर 24 में। पिकॉक टारंटुला एक तरह का ये स्पाइडर है, मकड़ी है, ठीक है ना, इट इज एन ओमनी वायरस एंड, ओमनी वायरस भी नहीं है, और क्रस्टेशन, क्रस्टेशन मतलब केकड़ा होता है, राइट। तो ये दोनों में से कुछ नहीं है, राइट, तो स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया।
इट इज इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट। ओनली जैसे देखो तो आप भी गलत कर दोगे। प्लीज बी केयरफुल, कुछ स्टेटमेंट ओनली लिखने पे गलत भी नहीं होते हैं। अभी एग्जाम से 4 दिन पहले एक मेरे स्टूडेंट को डिस्कस करते रीडिंग कंप्रहेंशन में, और वहाँ ओनली था। उन्होंने बोला सर ओनली लिखा है, मैं डिस्कस कर रहा था, समझा रहा था, 1-to-1 मेंटरिंग कर रहा था, तो उनको लगा कि ये ओनली लिखने पे गलत ही होगा। मैंने बोला कि नहीं, ये यूपीएससी है, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो और कॉन्टेक्चुअली सही लग रहा है तो सही होगा। 90% केस में ओनली गलत होगा, लेकिन कहीं कहीं सही हो सकता है, राइट ना। तो ये यहाँ पर ओनली, बिल्कुल ये सही बात है कि साउथ इंडिया के सर्टेन स्टेट में ना ये जो वो है जो स्पाइडर है ये पाया जाता है, पिकॉक तरंतुला, राइट। ये स्टेटमेंट सही है। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल, हाँ पेड़ पे ही रहता है, जमीन पे नहीं चलता, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या, 2-3 कहीं लिखा है, 1-1 आंसर डी, ठीक है ना, नीचे 2-3 लिखा है, तो इसका 17 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला, ठीक है, इसको देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया आर लेस देन इतना। इंडिया पता है वर्ल्ड में, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कार्बन CO2 इमिटर है। तो पर कैपिटा पॉपुलेशन ज्यादा, पर कैपिटा कम होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम है, एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा, 3 गुना, इससे लगभग 3 गुना से 4 गुना के बीच में है। In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific region. एशिया पैसिफिक रीजन दो बड़े कंट्री हैं, चाइना और इंडिया, राइट। इसके बाद यूएसए सब जाता है, राइट, ओवरऑल थर्ड में। तो यहाँ थर्ड है, सेकंड पे चाइना, थर्ड इंडिया है, तो आपको पता होना चाहिए, तो सही स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2, बिल्कुल सही बात है। ये सबसे ज्यादा ना, आपको पता है ना, 60+% अभी स्टिल आपका यहीं से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, कोल से होता है, तो ये भी सही है। और अब यहाँ पे हल्का डाउट करोगे पॉइंट में, राइट ना, यार ये है, ये इससे बहुत ज्यादा है। अगर एक 3-4 लिखा होता ना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैक्सिमम 90% केस में यूपीएससी के स्टेटमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू वाले गलत होते हैं। लेकिन एबव दे, लेस देन, तो उसमें ना यूपीएससी का आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, राइट। ये सही है, लेस लेस देन नहीं है, इससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका, ठीक है ना। लगभग 1.5 है, कुछ ऐसे है इसका रेट, राइट, तो गलत है वो, बहुत कम कर दिया ना। आप थर्ड इमीटर भले पॉपुलेशन जाता है, लेकिन दुनिया के सबसे थर्ड होता है, इतना पॉइंट में कैसे कम हो जाएगा, राइट ना। थोड़ा लॉजिक लगा के सेकंड राउंड में ये स्टेटमेंट करना होता है, ये तो पहले शुरू में दोनों मिल जाएंगे, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 2 and 3 कहीं लिखा है, 2 and 3 इधर सी, इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला चलते हैं। फिर भी मैं बार बार आप लोग कर, अगर आपको स्टिल किसी को डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, फिर से रिसर्च करके मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। ये देखो, ये थोड़ा सा लॉजिक से करने वाला क्वेश्चन है, डेली पढ़ाई में नहीं मिलता है, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे मिल जाएगा। यहाँ से करोगे तो नहीं मिलेगा, नीचे आओगे तो मिल जाएगा। पपाया, पपीता क्या वुडी फ्रूट होता है, नहीं ना, उसमें लकड़ी नहीं होता सर, ठीक। मिंट, एनुअल फ्रूट, मिंट ये क्या कहते हैं, पुदीना, आपको झाड़ी नहीं होता है बड़ा सा, वो बिल्कुल घास की तरह होता है, राइट ना। ये भी नहीं होगा, 2 कट कर दीजिए, कितना बचा, ऑल 5 नहीं होगा, ओनली 4 नहीं होगा, या तो ओनली 1 हो तो ओनली 3, राइट। लेकिन ये देखो, कसावा में हमको थोड़ा डाउट हो रहा था, सब मैं सॉल्व कर रहा था। जिंदर तो बिल्कुल हार भाई है। मालाबार स्पेनिश, ये भी हर्बिसियस है, राइट। ये भी वुडी होता, थोड़ा सा अगर ध्यान देखोगे ना, अगर कसावा का पढ़ा ये किया होगा, जैसे जैसे वो होता है शकरकंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें से एक ही साथ कई उसमें से निकले रहते हैं, राइट, उसके जो जड़ होता है, और वो वुडी होता है, राइट। तो इसका आंसर ये तीनों हो जाएंगे, राइट। ये तो इसका अगर मान लो दो, आपको 2 कंफर्म हो रहे हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो एक ही बचा ऑप्शन, ये 3, ओनली 3। तो थोड़ा लॉजिक भी, मैंने 6 सेशन करवाए थे सब चीजों पे, राइट ना। उसको अगर जो किया होगा अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग निकाल रहे होगे, आज सॉल्व कर रहे होगे अच्छे से। Now, let us go to the next question. Question number 20. With reference to planet Earth, consider the following. Rainforest produces more oxygen than ये तो आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे, गलत है ना। ओशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, राइट, प्लैंकटन, राइट ना। क्वेश्चन स्टेटमेंट टू, मैरीन प्लैंकटन एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट, देखो लिखा अबाउट, लिखा है समवेयर अराउंड, बात कर रहा, राइट ना, 50% ऑक्सीजन। अगर सिर्फ 50% बोलता तो माइट भी गलत हो सकता है, लेकिन अबाउट हाँ सही है। Well oxygenated surface water contains several fold higher oxygen than the atmosphere. Several fold नहीं सर, कई गुना नहीं, सिर्फ 2 गुना 3 गुना, several fold बोला है, ये भी काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है।
और आपका आंसर इस केस में बी हो जाएगा, कंफर्म। तो मैं ये देख रहा हूँ अभी यूपीएससी ने सीधा कहीं भी स्टेटमेंट ना पुराने पैटर्न तो दिया बट सीधा सीधा स्टेटमेंट नहीं दिया है, थोड़ा सा आपको लॉजिक, थोड़ा सा अकल और स्मार्टनेस आपको दिखाना है इस पेपर में, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन राय। यार ये तो बिल्कुल सही है, पढ़ा है, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। देखो यहाँ ईस्ट लिखा है, स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, ईस्ट को समझ जाएंगे ना वेस्ट, वो समझ ईस्ट को समझ जाएंगे पढ़ते समय इस धुन में कि यूरोप की बात कर रहा है और वेस्टर्न फिलोसफी की बात कर रहा है। नहीं सर, ईस्ट मतलब इधर अपना इंडिया, और इंडियन के वेदांता और वेद बहुत करते थे, काफी वो ट्रांसलेशन भी किए थे इन्होंने। ये भी सही है और ये तो आपने पढ़ाई होगा, राइट? तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसका, ये बिल्कुल सही, मैंने मैच भी, मुझे पता भी है, राइट? आंसर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल चलिए क्या है इसका स्टेटमेंट, बायकॉट ऑफ द लॉ एंड कोड, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, देखो यहीं पे स्टूडेंट गलती करेंगे, सोचेंगे वहां पे तो वायलेंस हो गया था, बट गाइडलाइन ये था कि इस मोमेंट में कि भैया वायलेंस करना ही नहीं, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, जब उसको वायलेशन हुआ तो पूरे इसको कैंसिल विड्रॉ कर लिया, डिस्पाइट ऑल द लीडर्स, सब बहुत नाराज हो रहे थे फिर भी उन्होंने कर दिया, राइट? तो ये बिल्कुल सही है। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड और नहीं, एकदम मना किया गया था इसके लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत है, हाँ, लोकल पंचायत, लोकल सभा करने के लिए बोला गया था, राइट? लोकल सभा करे ताकि अपना प्रॉब्लम खुद लोकल लेवल पे आप सॉल्व कर, राइट? तो 1 2 3 एंड 4 सही है। कहाँ पे है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, आंसर सी, इसका आंसर सी होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 22 को आंसर सी। ये सब क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने सही कर लिया होगा, इसमें गलती नहीं हुई होगी। द इरिगेशन डिवाइस कार्ड, अगर हट्टा, जिन लोगों, जो छात्र पीवाई की सॉल्व किए होगा, अगर हट्टा 2013 14 या 15 में आया हुआ, राइट? अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक तरह का व्हील होता है पानी निकालने के लिए, पुराने जमाने में मेडिवल टाइम में वाटर से नीचे से कुएं से पानी निकालने का एक व्हील होता था, स्पोक लगा होता था इसे, और उसको चलाया जाता था। ये है, राइट? इसका आंसर यही होगा, राइट? अगर हट्टा रिपीटेड क्वेश्चन है, टर्म रिपीटेड है, ये टर्म रिपीटेड है, 13 14 या 15 के प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला, ये भी अगर आर्ट एंड कल्चर या एंशियंट हिस्ट्री अगर एनसीईआरटी कोई पढ़ा होगा तो गलत नहीं करके, अगर पढ़ के रिवाइज किया होगा कोई, और ये ना ये टर्म्स रिपीटेड है कहीं, महेंद्र वर्मन लास्ट 23 ईयर का, 25 ईयर का या 35 ईयर का पीवाईक्यू जो किया होगा, ये गलत नहीं करेगा। ये दोनों बाप बेटे हैं, ये किसका, पांडवा, पल्लव, पल्लव डायनेस्टी का, राइट? ये तो पंच जाके वो क्या था, उसको बनवाया था, राइट? ये इन्होंने, इसके फादर हैं महेंद्र वर्मन, इन्होंने अपने, इनका था ये मट्टा, मट्टा विलासा, इनका एक किताब का नाम था मट्टा परमहसा, प्रणहसा, ऐसा कुछ का नाम था, राइट? विचित्र चित्रा, विचित्र चित्ता है, चित्ता मतलब क्या होता है कि बहुत डायनेमिक थॉट रखने वाले, समझे ना, ये चीज होता है। और गुण भाना मतलब गुण, ये देखो एक गुण लिखा, गुण मतलब ऐसे, ये गुड़ हिंदी में लिखे गुड़, जो जो नहीं बहुत अगुड़ है ना, अगुड़ वो अलग है। तो ये सब सारा उनको जो टाइटल इनको मिला था, महेंद्र वर्मन वन को मिला था, जो पल्लव, आई थिंक, हाँ, पल्लव डायनेस्टी, साउथ इंडिया, राइट? ये आंसर इसका ए होगा, क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्या भैया, फायान, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं, चंद्रगुप्त टू, ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है मेरे को। आगे, अब इसमें जो गलती करेगा तो फिर ये दिस इज योर मिस्टेक, एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ो तो दिस इज योर मिस्टेक, उसमें कोई कमी नहीं है, यूपीएससी ने आपके साथ कुछ नहीं किया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2012-13 का पीवाईक्यू का, अगर उसका पढ़ के ना उसका एक्सप्रेशन कोई किया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, या पीवाईक्यू किया होगा तो करे, या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? एनसीईआरटी कौन, जो है ओल्ड वाली क्लास 11 में जो दो किताबें हैं वो वाली, हु among the following led successful military campaign against the kingdom of श्री विजया and powerful maritime state which, ये स्टेटमेंट शायद उसमें था आई थिंक पीवाईक्यू वाले में, राइट? मलय पेनिनसुला, इसका ये है राजेंद्र राजावन, ये चोला के, इसका आंसर सी, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, कोई लॉजिक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, इतना बीसी, कंसीडर द फॉलोइंग। चलो भाई, देखो इसमें थोड़ा सा अगर कुछ पढ़े हो ना, सब डेटा तो याद नहीं रहता है, हल्का सा लॉजिक मुझे याद रहता है, अगर जो सारे जो किंगडम के ना जो मैप दिखता है ना एनसीईआरटी वाली बुक में, वहां से देखो हमको क्लू यहाँ से मिल रहा था, मैं अवंती, महानदी, देखो अवंती, जब इंडिया का मैप देखोगे ना, जो जो सारे जो दिखाए जा रहे थे ऐसे ऐसे ये, तो अवंती आपको ना यहाँ दिखता कहीं, एमपी के आसपास दिखता है, सेंट्रल इंडिया में, राइट ना?
और आपका ये महानदी कहाँ, उड़ीसा में यहाँ पे दिखती, यहाँ बहती है, राइट। ये तो होगा नहीं, पहली बात, डन। एक तो ऐसे कर दिया, टेरिटोरियल रीजन एंड रिवर, पहला। एक चीज ये भी याद आएगा, कंबोजा इंडिया में, आज के इंडिया में नहीं है, एंशिएंट इंडिया में था। और कंबोजा भी कहाँ दिखता है, पाकिस्तान के बिल्कुल वेस्ट में, अफगानिस्तान साइड में। अगर मैप थोड़ा थोड़ा पढ़े होगा, एनसीईआरटी पढ़ते तो फिर किताब नहीं पढ़ना, मैप जो लगा हुआ है उसको देखना होता है, राइट। कंबोजा और विपास रिवर को क्या बोलते हैं उस समय, अभी क्या वो ब्यास रिवर होता है, राइट। तो ये सही हो सकता है, बट मुझे श्योर है कि अभी पाकिस्तान में एरिया है कि कहाँ पर है, राइट। और ब्यास रिवर तो पाकिस्तान में बहती है। प्लस ये तो पता यार आ रहा था, असाका सबसे नीचे मैप जो पढ़ते हैं तो असाका कहीं यहाँ पे दिखता है, इसका मतलब गोदावरी दिख गया कि चलो गोदावरी पे होगा। कोसल देखो ना, अगर हिस्ट्री ढंग से पढ़े होगा तो थोड़ा सा केयरफुल, कोसल की राजधानी क्या थी, अयोध्या उस समय भी। और रिवर कौन, सरवी, वो प्राचीन नेम अभी भी चला आ रहा है। तो ये तो पक्का सही है, राइट। तो अब देखो 3 नहीं है, तो या तो 3 सही है या ओनली 2 सही है। अभी तो जो मैंने एनालिसिस किया है इसमें कोई आंसर में, या तो इसका आंसर बी होगा या तो आज का आंसर सी होगा। क्या होगा, या तो बी या तो सी। अब मेरे तरफ से जो मैंने एनालिसिस किया, यही मेरे को डेटा मिला है, राइट। सबको डिपेंड करेगा इस पे, कंबोज का। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया तो ये आंसर की वही देगी, फाइनल आंसर की। हम लोग तो वो कर सकते हैं। देखो ये सब पता होता नहीं है, एनसीईआरटी के पढ़ के वो है, विष्णुदेव बंगा पुरस्कार, किसी को पता है आंसर, ग्वालियर। या तो आ रहा तो करोगे, या तो इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन है, और आपको 10-15 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, डन। अशोकन इंस्क्रिप्शन, देखो ये भी पढ़ाई वाला है, लेकिन लॉजिक तो बैठ रहा है भैया यहाँ पर, और मैंने आपको करवाया ऐसे क्वेश्चन आप लोग को। इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, राइट। विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब एडमिनिस्ट्रेशन थे ये, प्रोविंशियल लेवल और सेंट्रल लेवल, ठीक है। थोड़ा भी लॉजिक पढ़ोगे ना भाई साहब, ये प्रदेशिका लिखा है, ये एनसीईआरटी प्रदेश उस टाइम पे यूज होता था, राइट। और प्रदेश को बाद में मॉडर्न टाइम प्रोविंशियल बोलते थे ना, विलेज तो बोलते नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट तो बोलते नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोलते नहीं थे, राइट। तो थोड़ा भी अगर, ये तो बहुत कम लोग को याद होगा ये चीज, राइट ना। तो थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे यार, प्रोविंशियल कहाँ, प्रदेशिका के भाव कहाँ पे आ रहा है, एबीसी में किस में आ रहा है, सी में। सेकंड राउंड में करने वाला क्वेश्चन सीधे सी मारोगे, और अभी मैंने इसको अभी देखा तो सी निकला खट से ही, सी आंसर सही है इसका, राइट ना। तो थोड़ा सा ना, मतलब रटा रटा नहीं करना, भले एंशिएंट इंडिया है बट रटाफिकेशन के ऊपर आप आकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलो भैया, द कांग्रेस डिक्लेयर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। बिल्कुल सही बात, यही ऑब्जेक्टिव था, बिल्कुल पीसफुल करेंगे, लेजिटिमेट मीन्स करेंगे, मतलब जरिया अपनाएंगे, बिल्कुल सही वाला करेंगे, गलत गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेंगे, राइट ना। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है, विथ civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within the 1 year and the government restored repression। बिल्कुल सही बात है, अगला स्टेज तब हम करेंगे जो लेजिटिमेट होगा, वायलेंस नहीं करेंगे, राइट। बट एक्चुअली वही हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट दोनों सही था, और इसका आंसर सीधा सीधा सबको पता भी होगा, मुझे उम्मीद है सभी लोग सही करके आए होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इकोनॉमी पढ़ते भी हो। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर ट्रीटेड एज द, देखो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आपको लगता है ये अल्टरनेटिव लग रहा है? आपको सोचो, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड उधार होता है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना। तो अल्टरनेटिव का ही तो रेगुलर वाला प्रैक्टिस हो गया, डन। एक तो ये कट गया, ठीक है ना। स्टॉक्स क्या होता है भाई, ये तो डायरेक्ट आपको सिक्योरिटीज होता है ना, ये अल्टरनेटिव एक इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, तो डायरेक्ट सिक्योरिटीज होता है, स्टॉक मार्केट, राइट ना। ये भी नहीं होगा। थोड़ा देखो यहाँ लॉजिक लगाना है, रट रट के नहीं बैठना कि अरे ये पढ़ा था उसमें से 2 मिला 2 नहीं मिला। हेज फंड ये क्या होता है, ये डायरेक्ट आपको सिक्योरिटीज में नहीं होता है, ये प्राइवेटली पूल्ड मनी होता है, समझे ना। इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, खूब पढ़ते हो, मैं इधर 2-3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। तो हेज फंड और ये दोनों आएगा, देखो ओनली वन तो होगा नहीं क्योंकि हमने कर दिया है, ओनली टू तो होगा नहीं, और ऑल फोर भी नहीं होगा। अगर ये नहीं भी पता, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी लॉजिक, ये तो कंफर्म है भाई। थोड़ा भी पढ़ के ना, थोड़ा सा सोचोगे ना, ये तो पक्की बात है ना भाई। ये हमको भी नहीं ध्यान नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा भूल 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 भुलैया लग रहा है। ये तो श्योर शॉट है कि बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड यील्ड वगैरह पढ़ते हो भाई आप लोग, और स्टॉक्स
डायरेक्ट सिक्योरिटीज है ये, तो नहीं होगा, डन, दोनों काटो तो ओनली वन भी नहीं होगा, ओनली टू भी नहीं होगा, अरे ये बचा हुआ, रुकिए अभी, सॉरी, ऑल ऑफ द, ये भी कट गया, ओनली थ्री भी नहीं होगा, तो बचा दो ही बचा, तो आंसर भी आ गया, एक ही बचा, तो आंसर भी हो जाएगा। ज्यादा ये नहीं देखना कि हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और ये पढ़ा था और ये नहीं पढ़ा था, इलिमिनेशन गया नहीं है, प्रेजेंट है अभी, है ना। पता नहीं कौन एक डायलॉग बोलते हैं ना कि नहीं अभी ये प्रेजेंट है, वैसा वाला कुछ डायलॉग। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस, सोर्स नहीं सोर्सेस लिखा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा, ऑफ इनकम फॉर आरबीआई, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू करती है गवर्नमेंट, ओएमओ, बिल्कुल सही बात है ये। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही है, फेमा ओमा तब पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट। देखो 3 साल हो गया मुझे इकोनॉमी पढ़ा, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन समझ लो, राइट। पेंशन एंड फंड्स मैनेजमेंट, इसके लिए नहीं भाई, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। लेंडिंग प्राइवेट को ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो, ये अच्छा स्टेटमेंट, आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो गए। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, नो, बिल्कुल सही बात है, करती यही है। लो आप जल्दीबाजी में फ्लो में ना सोर्सेस ऑफ मनी बोला है, सोर्स ऑफ इनकम बोला है, और आपने देखा होगा अरे ये तो करती, खटाक से मार के आगे बढ़ गए होगे और खुशी खुशी बढ़ गए होगे। थोड़ा भी पेशेंस फुली, मैं बार बार बोलता हूँ कि रीड द कंप्रहेंशन, रीड केयरफुली एंड कंप्रहेंड केयरफुली, मैंने बोल रखा हूँ, 10वीं बार बोलता हूँ प्रीलिम्स में जाने से पहले आप लोग को। ये ऐसा करती है, ये आरबीआई काम है, लेकिन इसमें इसका ना सिर्फ कॉस्ट आता है, इससे इनकम नहीं करती है कि इतना कॉस्ट आया 5 रुपया का नोट बनाने में, तो उसको हम इतने में बेचे, ये काम नहीं करती आरबीआई, राइट ना। तो स्टेटमेंट ये भी गलत होगा, तो स्टेटमेंट 1 और 2 ओनली सही होगा, इसका आंसर ए होगा, एकदम कंफर्म है, श्योर है ये। अगला, ये थोड़ा शायद आप लोग को नहीं पता हो, लेकिन थोड़ा लॉजिकल करोगे ना तो सेकंड राउंड में क्वेश्चन करके आ जाओगे। ये तो न्यूज में थे भाई साहब, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ये होम मिनिस्ट्री में रहेंगे? इन्फोर्समेंट क्या करती है भाई, ये आप खुद सोचिए, क्या करती, किस केस में पकड़ती है लोगों को? मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, ठीक है, पीएमएनएलए, फेमा, ये सब चीजों में करती है ना, और ये एक्ट क्या है, उसी से रिलेटेड है, राइट। तो ये तो सही हो गया, लेकिन ये ना अगर ये पीएमएलएन में आ रही है, पीएम देखो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और फेमा में आर से रिलेटेड है, तो कहाँ आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगी ना भैया, अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं, मैचिंग नहीं है। डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, इन्फोर्समेंट प्रोविजन फॉर द कस्टम, बिल्कुल रेवेन्यू की बात है, कस्टम के थ्रू होगा। रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सही बात है। डायरेक्ट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, अब देखो इससे रिलेटेड बात है यहाँ पे, कैरिंग आउट द बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सेकंड राउंड में करने वाला क्वेश्चन है, ये तो गलत हो गया, कंफर्म है। ऑफिसर फॉर द बेटर पॉलिसी, ये बिल्कुल सही लग रहा है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नहीं होगा, ऑल 3 भी गया, और देखो सेकेंड राउंड के लिए भाई ये तो गलत कर दिया, कंफर्म है, लॉजिकल एकदम क्लियर कट, तो 1 भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, राइट ना। अच्छा ओनली 1 तो हो सकता है ना, कोई एक गलत हो सकता है, सॉरी। तो ये क्या थे, ऑल 3 नहीं होगा, और नन भी, ये भी गलत हो गया, नहीं है, सॉरी, तीनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ना थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन करोगे और सेकंड राउंड में आपको चूज करना होता है, इसका आंसर एक्चुअली बी है, राइट। बहुत ज्यादा लॉजिक काम नहीं करता, बट ये हमने मेरे को इतना ही लॉजिक लगा इसमें, इस आंसर में, राइट ना। चलिए इसका आंसर बी था एक्चुअली। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल the listed companies in India to submit a business, अरे जो, ये तो सीधे से कॉमन नॉलेज की बात है कि जो कहा लिस्टेड कंपनी में कौन डायरेक्शन देगा, सेबी देगी ना, सेबी देगी ना डायरेक्शन, कि आरबीआई देगी, तो ये गलत हो गया। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल, बिल्कुल सही है। देखो नाम से देखो ना, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, तो सीएसआर क्या है, एक तरह है ना उसका, जो आप आपके थ्रू जो आउटकम होता है, बिजनेस का जो भी इनकम होता है, जो उससे लॉसेस होता है, आप भरपाई करते हो, राइट। सिमिलरली आपको जो डिस्क्लोजर सबमिट करना होता है, तो ये नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सबमिट करते हो कि जो आपने आपके बिजनेस ऑपरेशन में जो एनर्जी यूज हो रहा है, उससे बहुत कार्बन तो नहीं निकल रहा है, या समथिंग एनर्जी इफिशिएंसी यूज हो रहा है, राइट ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट टाइप की काम में एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, राइट ना, कि सिर्फ आप पैसे कमा रहे हो, राइट ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका होगा आंसर बी, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 35 पे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया इनकम from allied agriculture activities like poultry,
फार्मिंग, वुल रियरिंग इन रूरल एरिया आर exempted फ्रॉम दैट एनी टैक्स। देखो ध्यान रखना, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो आउट ऑफ टैक्स है, क्योंकि उसमें कैपिटल गेन टैक्स वगैरह का अप्लाई नहीं होता, वो बाहर है। इसके अलावा जैसे मान लो डेयरी है, डेयरी तो टैक्सेबल है, वो भी नॉन एलाइड में आ जाएगा, अरे वो नॉन एलाइड सेक्टर में आ जाएगा, राइट, टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एनी टैक्स लिखा हुआ, नहीं एनी टैक्स नहीं, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट टू क्या है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉन कंसीडर नॉट कंसीडर एज ए कैपिटल एसेट, बिल्कुल सही बात है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इस एक्ट, बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज जो जितने लोग जो खासकर अगर नहीं पढ़े भी हो और जो नॉन क्रीमी लेयर का लोग सबमिट करते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट, तो देखो अगर एग्रीकल्चर लैंड में बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा जमीन होता है तो वो सब तो जनरल हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है, राइट है, तो अगर वहीं से भी लॉजिक लगा लोगे तो भी हो जाएगा, राइट। तो स्टेटमेंट टू जो है सही है, तो इसका आंसर बी होगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट, नहीं नहीं सॉरी वेट वेट वेट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट है ना, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट टू, तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी फॉर दिल्ली। चलो 36 पे चलते हैं। चलो ये क्या है, ये भी थोड़ा फैक्चुअल बेस है, करंट अफेयर बेस्ड न्यूज है। इंडिया है ज्वाइंट मिनरल, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया, देखो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है एलिमिनेट करने के लिए। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच, लिखा रिसोर्स रिच इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। थोड़ा लॉजिकल देखो ना, ऑल से मत देखना जाना। इंडिया ने अभी तक जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, मिनरल एलिमेंट्स है, उसमें 30 आइडेंटिफाई किया कि 30 में हमारे देश में जितने क्रिटिकल एलिमेंट डिसाइड किए गए दुनिया में, उसमें से 30 हमारे देश में अवेलेबल है। तो 30 के 30 रिसोर्स रिच नहीं है, अवेलेबिलिटी है। जैसे कोई मान लो ले लो, मान लो अगर लिथियम ले लो, लिथियम बहुत है क्रिटिकल एलिमेंट में आता है, तो लिथियम बहुत हाई मात्रा में नहीं है बट दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं है, समझे ना, ऐसा कुछ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लॉजिकली गलत हो जाएगा। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल, ये तो बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ए एन थ्री सही हो जाएगा, इसका ए वन थ्री सही है, सी आंसर सी हो जाएगा, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एज रिगार्ड returns from the investment in a company generally bond holders मतलब कौन, उधार देने वाले लेंडर्स, इनका इंटरेस्ट फिक्स होता है, पता है, बॉन्ड यील्ड वगैरह आपने पढ़ा होगा, राइट। तो बॉन्ड होल्डर्स सॉरी आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन द स्टेक, बिल्कुल सही बात है। जो स्टेक होल्डर उसका ओनरशिप होता है, बॉन्ड होल्डर को ओनरशिप नहीं होता, ये लेंडर्स होते हैं, उधार पैसा दिया जाता है अपना, राइट। स्टेटमेंट टू, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स, देखो लिखा भी है लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टेक होल्डर्स आर द ओनर्स, बिल्कुल सही बात है ये भी सही है और ये भी सही है। स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रियोरिटाइज ओवर द स्टेक होल्डर बाय, बिल्कुल सही है। पहले जो बॉन्ड हो ना उनको दिया जाता है, फिक्स रेट पे उनको बॉन्ड दे दिया जाता है, भाई चलो भाई अपना ले लो, उसके बाद जो पैसा बचता है ना आपस में स्टेक होल्डर का अपना बढ़ता है, राइट। तो सिंपल से भाषा में यही है। अब देखो इसमें पूछा क्या है एक्चुअली, बोथ स्टेटमेंट वन टू एंड थ्री आर करेक्ट, बात तो सही है, दोनों करेक्ट है, एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन, बिल्कुल सही है। ये इसका आधा एक्सप्लेन करता है बॉन्ड होल्डर को और ये वाला स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करता है, राइट। तो दोनों ही सही होंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 38 क्वेश्चन क्या है भाई, इन इंडिया अकाउंट फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ग्लोबली थर्स, ये बिल्कुल सही बात है, मतलब थोड़ा भी जनरल थोड़ी भी आइडिया रखो ना तो पता है आपको, अभी इसमें काफी है बूम बूम करने का, राइट। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ये देखो ये कीवर्ड है, राइट। ऐसा ही है, लास्ट 24 में देखा होगा ना, बड़ा न्यूज चल रहा था, राइट, इंडिया थर्ड चौथे तीसरा बन गई है वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट। यहाँ लिखा देर इज नो, यहीं पे आप गलत कर दोगे स्टेटमेंट, ढंग से पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। से भी तो है ही ना भैया, ये गलत हो गया और ये दोनों सही हो गया, तो वन एंड टू कह दिया ए, आंसर इसका ए हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं,
सर्कुलर इकोनॉमी पिछले कई सालों से मंथली मैगजीन में जरूर पढ़ते होगा आप। हर 6-7 महीना में आपको मंथली मैगजीन में आपको जरूर मिलता होगा सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशंस ऑफ द, इसका पर्पज ही यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात करते हैं। एक सेकंड, इसका मेन पर्पज ही है कि सर्कुलर इकोनॉमी का मेन पर्पज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, राइट, ग्रीन हाउस, ये बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि चीजों को रीयूज किया जाता है ना, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस की बात की जाती है ना, तो वो चीजें हैं। जब रीयूज की कोई बात होगी तो प्रॉपर से फ्रेश रॉ मटेरियल का यूज का डिमांड कम हो जाएगा, तो वही है रिड्यूस करता है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ, रिड्यूस करता है मतलब ऐसा खत्म नहीं, इंड नहीं करता, बट रॉ मटेरियल आएगा तो क्या माइनिंग होगी, आएगा तो फिर कार्बन निकलेगा, और रॉ मटेरियल को पहली बार बनाओगे तो पूरा जो भी उसके अंदर कार्बन कंटेंट पूरा निकलेगा, राइट। रीयूज करने में कार्बन कम निकलेगा, राइट। और रॉ मटेरियल की माइनिंग कम होगी तो उसका उससे कार्बन कम निकलेगा, राइट। तो कार्बन इमिशन क्या होगा, कम होगा, और सर्कुलर इकोनॉमी में काम होता है और ये रिड्यूस करता है, ये रीयूज कर, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर इकोनॉमी का मेन पर्पज ही यही है, राइट, ये भी सही है, राइट। अब क्या है भैया, ठीक है, इससे भी क्या कहा, ग्रीन हाउस कम होगा, ऐसा होगा तो एक्सप्लेन करता, और इससे भी ग्रीन हाउस कम होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड द बोथ है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 39 40 पे चलते हैं। 40 क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पढ़ा पढ़ा है, स्टेटिक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, बट सॉल्व करता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैपिटल रिसीट क्रिएट लिएबिलिटी, जो लोन लेते हो क्या है, कैपिटल रिसीट में आता है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा, उधार लियो तो वापस कर, लिएबिलिटी, ठीक। और करके बोला है इज कॉज द रिडक्शन इन द एसेट, एसेट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मान लो अपनी गवर्नमेंट ने रेलवे बेच दिया, या आप अपना घर बेच दिए, तो पैसा तो मिला, आपका कैपिटल रिसीट में चला गया, लेकिन आपका जो असेट है, जो प्रॉपर्टी थी वो घट गया। या मान लो आधा आपकी जमीन है, आपने आधा जमीन बेच दी, तो क्या कर, एसेट था, जमीन आपका एसेट होता है, पैसा मिला आपके कैपिटल रिसीट में, वो चला गया और जमीन कम हो गया, स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही बात है। बोरोविंग्स, अच्छा देखो दोनों एक ही स्टेटमेंट है एक्चुअली। बोरोविंग से लिएबिलिटी क्रिएट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट से अपना घर जमीन बेच दिया और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, तो आपका क्या हो गया, कैपिटल रिसीट में हो गया, तो दोनों इससे एसेट कम हो गया, तो दोनों एक ही लाइन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन क्रिएट द लिएबिलिटी, लिएबिलिटी क्यों भैया, आपको आप लोन दिए हो, आपको मिल रहा है, तो लिएबिलिटी थोड़ी क्रिएट होगा, वो तो आपका रेवेन्यू रिसीट में जाएगा ना, तो स्टेट में गलत हो गया, तो 1 and 2 होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, काफी लोगों ने अपने इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सब। 42 दुखिया राष्ट्रीय न्यूज में था, ये स्वीडन, इसने नाटो को ज्वाइन किया था, आई थिंक इसलिए उसने क्वेश्चन पूछ दिया है। तो नाटो कौन, ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है, बाकी चारों के चारों है, आंसर आंसर बी, सिंपल सी बात, आंसर बी, ठीक है। स्वीडन लास्ट ईयर 2024 में ज्वाइन किया था, इसी न्यूज में था ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाया हो, थोड़ा सा ध्यान किए होगा, मैप ढंग से देखा होगा तो निकाल दिया। ब्राजील तो नहीं होगा इसमें, रॉकीज में क्या नाम है, माउंट एंडीज, माउंटेन में, एंडीज कहाँ पर है, साउथ अमेरिका है, वेस्ट एरिया में है ना, पैसिफिक से टच करता हुआ है। अब ब्राजील कहाँ पे है, अटलांटा से टच करता हुआ है। और उरुग्वे पराग्वे कहाँ पर है, ब्राजील के नीचे आपको इधर मिलेंगे, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया मिलेंगे आपको, वेस्ट की तरफ नहीं मिलेंगे, दोनों कंट्री एक दूसरे टच हुए हैं, लगता है बाद पहले झगड़ के आपस में अलग हुए हैं, उरुग्वे पराग्वे, राइट, तो पराग्वे तो ये भी नहीं होगा। बाकी अगर थोड़ा सा मैप, वेनेजुएला ऊपर से चले आओ, ऐसे ऊपर से ऐसे घूमते हुए ऐसे आओ वेस्ट की तरफ, आपको सब ये चारों कंट्री एक साथ मिल जाएंगे, वेनेजुएला, इक्वाडोर, कोलंबिया मिलेगा, बोलिविया सबसे नीचे मिलेगा। बोलिविया हालांकि बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं है, हल्का सा अंदर, लेकिन वहां पे ना ये एंडीज टच करता है, तो आपके आंसर इसका ओनली 4 होगा, सी होगा, मैंने मैप भी देख लिया था कंफर्म करने के लिए, और इसका आंसर सी है। 43 पे चलते हैं, इसका तो सीधा ये मुझे मुझे पता भी नहीं है मैप करके निकाल, लेक तंगा ही है, सिंपल आंसर। अगला चलो, 43 44, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े रहोगे तो किया, नहीं तो छूट जाएगा। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, बिल्कुल ये सही बात है, मोर देन 30 वेराइटी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, साउथ इंडिया में ज्यादा बनता है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर डी होगा इसका, कंफर्म है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमेनन ऑफ कंटिन्यूटी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। और ये दो क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ये थर्ड वाला दिक्कत करेगा, राइट। बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक, ये ब्राजील एंड, ये बिल्कुल सही बात आपने पढ़ा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी किताब में द गोल्ड डिपॉजिट, ये भी घाना और यहाँ का ब्राजील का मैच करता है, बिल्कुल सही बात है, राइट। ये वाले में आप डाउट करोगे। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन द 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ द साउदर्न हेमी, बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना टाइप अपना आपको ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो नीचे एक द्वीप है, क्या नाम है उसका, मदागास्कर में भी है, और साउथ साउथ पोल में भी है, राइट, अंटार्कटिक में भी है, राइट ना। ऐसे 6 एरियाज हैं जहां पर, अफ्रीकन में भी है, राइट ना। तो ये 6 के 6 में है, और इसलिए ये भी प्रूव करता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को सपोर्ट करता है, राइट। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 47 देखिए, द स्टेटमेंट ये बहुत अच्छा है, लॉजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than in the equatorial and polar region. आप मुझे बताओ, डस्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे बहुत घने जंगल होंगे वहां डस्ट होगा, या जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां होगा? दोनों में से कहीं नहीं होगा। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, मॉइस्चर है, ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, बारिश हमेशा होता रहता है, मॉइस्चर रहता है, बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ डस्ट जाएगा नहीं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं ना, तो डस्ट तो होगा नहीं एटमॉस्फेयर में, राइट। बट इसके उधर जाओगे थोड़ा और आगे, अच्छा अच्छा पोलर पे चलेगा तब क्या होगा? वहां तो कोई फॉरेस्ट वगैरह होता नहीं, बहुत वो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, राइट, या जो कौन फॉरेस्ट बोलते हैं, राइट, जो उस एरिया में मिलता है वो फॉरेस्ट होते हैं, राइट, जो कांटेदार होते हैं, राइट। तो कांटेदार पौधे तो डस्ट को रोकेगा नहीं। लेकिन वहां डस्ट आएगा किधर से? चारों तरफ तो बर्फ है, नीचे जमीन जो अर्थ है, सरफेस है, वो तो बिल्कुल वो है, स्नोवी है। तो वहां डस्ट आएगा तो वहां पर भी नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, या बहुत बहुत नॉमिनल होगा, राइट। कहाँ मिलेगा? टेम्परेट रीजन में मिलेगा। आप देखो ना, मिडिल ईस्ट एरिया में चले जाओ, अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, सहारा मरुस्थल चले जाओ, जमीन भी खाली, आसमान भी खाली, पेड़ पौधे भी कम, सब वो है ना, कैक्टस टाइप के वहां पर है, तो वहां पर डस्ट ज्यादा होता है। तो ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल, बिल्कुल टेम्परेट रीजन, राइट, देन इन दैट इक्वेटोरियल, राइट, बिल्कुल सही बात है ये। स्टेटमेंट टू, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। लेस ड्राई विंड कहां पर होगा सर? ट्रॉपिकल एरिया में होगा ना, जिधर अभी हम लोग हैं, राइट। या ड्राई विंड, लेस ड्राई विंड यहाँ, यहाँ तो हमारे यहाँ क्या होगा, ड्राई विंड नहीं होता हमारे यहाँ पे, क्या होता है, मॉइस्ट विंड ज्यादा रहता है, राइट ना। और इस वाले एरिया में, टेम्परेट रीजन में क्या होगा, ड्राई विंड ज्यादा रहेगा ना, कि वहां पर मॉइस्ट बारिश वारिश का है नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं, कुछ मॉइस्चर सोख करके वहां से भी कुछ ड्राई मॉइस्ट चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ड्राई विंड ज्यादा है। पढ़ने में ना थोड़ा लॉजिकली नहीं सोचोगे तो गलत करके आ जाओगे, राइट, उल्टा सोच लोगे, राइट। एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है। वहां पर ज्यादा ड्राई विंड होता है, मोर ड्राई विंड होता है कहां पर, जो टेम्परेट एरिया में, जो आप सोचो मिडिल ईस्ट एरिया में, सऊदी अरबिया सब देख लो ना, सब एरिया में क्या होता है, पूरा बिल्कुल खुला एरिया, हम तो गए हुए हैं, राइट, बिल्कुल खुला एरिया रहता है, दूर दूर तक पहाड़ जो है, वहां पर भी कोई पेड़ पौधे नहीं, बिल्कुल सिर्फ पत्थर दिखता है, राइट। ये गलत है, स्टेटमेंट वन ओनली सही है। तो बोथ स्टेटमेंट वन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। सी क्या, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, आंसर सी होगा इसका, ठीक है ना। जनरली आप लोग इसको सॉल्व करते समय एग्जाम में, प्रेशर में, इसका उल्टा सोच के करके आओगे, मुझे पता है, काफी लोगों ने ऐसी गलती की हुई, सीरी मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 47, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन जनवरी, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द आइसोथर्म, इसको पढ़ते ही लोग घबरा गए होंगे, छोड़ दिए होंगे, कुछ लोग याद लास्ट में किए होंगे। द आइसोथर्म बेंड, अगर जिसका ज्योग्राफिक कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है ना, और खासकर आइसोथर्म कैसे बनता कैसे है, सिमिलर टेम्परेचर ऑफ लाइन पर ना कनेक्टिंग लाइन होता है, राइट, उसको आइसोथर्म बोलते हैं, राइट। अगर ढंग से कोई पढ़ा होगा ना तो ये 2 मिनट, मतलब बहुत कम टाइम में करने वाला क्वेश्चन है। द आइसोथर्म बेंड एक्वा, क्या है, इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वार्ड वाइल क्रॉसिंग द मास। तो मान लो ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और हमारा इंडिया का थोड़ा इक्वेटर से ऊपर, राइट, कुछ ऐसे हो गया, और इधर हो गया, राइट। ठंडी के दिन बात कर रहा है जनवरी में, तो चलो यहाँ पे कोल्ड है, राइट। क्या है, लैंड मास,
while क्रॉसिंग द लैंड मार्क, राइट? कहाँ पे? इक्वेटर के बिल्कुल जब ठंडी का दिन आता है ना, तो ये जो हमारा लैंड मास है सब, हमारा सारा एशिया जब है, ये इसकी कूलिंग हीटिंग जल्दी जल्दी होती है ना। बीच में पोल पे नहीं, पोल पे तो हमने एक सफिशिएंट लेवल ऑफ कोल्ड एकदम पैरेलल बना रहा था, राइट? तो वहां पे जो आइसोथर्म बनेगा कनेक्टिंग डॉट, एक सिमिलर टेम्परेचर तो वो बना रहेगा, राइट? तो जितने आइसोथर्म यहाँ पे हैं, यहाँ का टेम्परेचर तो बार बार चेंज हो रहा है, तो शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट टाइप का दिखेगा। और इधर इक्वेटर में हमेशा एक सफिशिएंट लेवल ऑफ गर्मी बनी रहेगी, राइट ना? तो ये क्या होगा, ये जो हमारे आइसोथर्म होंगे इधर की तरफ बेंड हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कुछ, और ये हमारा चेंज टूट फूट जाएगा ये वाला, राइट ना? तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पोल वार्ड लैंड मास करके इधर ओशन में आ जाएंगे और इधर करके उधर चले जाएंगे, राइट? पोल वार्ड चले जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या है जनवरी में? सही है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, बिल्कुल सही बात है, देन द ओवर द लैंड मास में। जमीन पे क्या होता है? ठंडी गर्मी, जमीन क्या जल्दी जल्दी ठंडा गर्म गर्म होता है ना, लेकिन ओशन वाटर की जो स्पेसिफिक हीट जल्दी चेंजेस नहीं होती है, राइट ना? ठंडा भी बहुत देर से होगा, गर्म बहुत देर से होगा, राइट ना? तो स्टेटमेंट क्या, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सही बात है। अब स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, जरा देखें तो। आइसोथर्म, बिल्कुल सही बात है, इसी ठंडी गर्मी की वजह से आइसोथर्म शिफ्ट होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर on the rocks, chalks is known as the very permeable rock, whereas clay is the, अच्छा, chalk is permeable rock होता है, where clay is known as the quite an impermeable or least permeable rock। लीस्ट तो होता है, ठीक है। अब देखो इसको ये मान लो सही है, तो अगर chalk is porous, ठीक है, and hence can absorb water, बिल्कुल सही बात है। clay is not at all porous, नहीं भैया, क्ले क्ले तभी रहता है जब उसके अंदर पानी कुछ रहता है, राइट ना? सिंपल सी बात है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। अब क्या होगा आंसर, नीचे आ जाओ। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, एंड इज, हाँ आंसर सी होगा इसका, ठीक ना? आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। एक ही सही है, और वही एक्सप्लेन भी करता है, ये वाला उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है ना? तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 49। 49 क्वेश्चन है, without the atmosphere would be well below the freezing point everywhere on the earth, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ना, वो ग्रीन हाउस गैसेस एंड ओजोन का वो अल्ट्रावायलेट किरणों का आना, ओजोन सरफेस, तमाम चीज, राइट ना? आपको सब पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। उसी की वजह से अर्थ गर्म रहता है। हीट अब्सॉर्ब एंड ट्रैप बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन आवर प्लेनेट, बिल्कुल आपने हीट बजट पढ़ा होगा, 14%, जो 14.2% एनसीईआरटी पढ़ा होगा आपने, राइट ना? एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पार्टिकुलरली गुड एट ऑब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर तीनों सही है ना, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। डन, 49 हो गया। चलिए 50 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, छूट रह गया क्या एक क्वेश्चन, एक सेकेंड अभी देखता हूँ। हाँ आया, ओके सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 49 ही मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 50 रह गया होगा बाय मिस्टेक। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी 1-2 घंटे बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगा, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर की बताऊंगा, विद ऐसे प्रॉपर थोड़ा अच्छे से लॉजिकल, जो जो टफ क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेन करूंगा, और आपको उसमें एनालिसिस दूंगा। लेकिन इस वीडियो में किसी आंसर की में आप लोग को डाउट हो ना, तो आप लोग जरूर कमेंट में डाल देना, मैं उसको रिसर्च करके दोबारा आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।